और आइए अब आपको खबरें विस्तार से दिखा देते हैं, साथ ही तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बाढ़ और बारिश की मार से इस वक्त कई देश लाचार हैं, उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की, जहां के सुमात्रा द्वीप पर अचानक से बाढ़ आ गई और लैंडस्लाइड की वजह से जिंदगियां अस्त व्यस्त हो गई हैं। 250 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है और मलबे में दबे हुए हैं लोग, जिनको निकालने का काम भी किया जा रहा है। सड़कें, पुल, ज्यादातर सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। इसकी वजह से रेस्क्यू टीम्स को अब इलाकों तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते हुई मानसूनी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई थी, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा था। लेकिन आफत दो तरफ से आई। बाढ़ और भूस्खलन ने ऐसा तांडव मचाया कि जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। अब मलबे के अंदर से जिंदगी की तलाश की जा रही है, क्योंकि अभी भी 79 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं चल सका है। तो इंडोनेशिया में कुदरत ने किस कदर कहर बरपा रखा है, इसकी तस्दीक करती तस्वीरें आई हैं सामने। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। सुमात्रा द्वीप के साथ साथ कई इलाके हैं ऐसे जहां पर बाढ़ और बारिश का भीषण कहर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से जिंदगी बेहाल नजर आ रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने, कई इलाके इसमें आपको नजर आ रहे हैं। पानी का कब्जा दिख रहा है, लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए। हालात इस कदर खराब हैं कि बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, यह आशंका जताई जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के माथे की शिकन बढ़ रही है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और अभी भी लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सड़कें, पुल काफी क्षतिग्रस्त हो गए हैं इस पानी की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम्स को भी इलाकों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये इंडोनेशिया की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर वेट सीजन इस वक्त चलता है, यानी कि बारिश का दौर लगातार जारी रहता है। मानसूनी बारिश यहाँ पर हुई है पिछले कुछ दिनों से और भारी बारिश की वजह से ये हालात बन गए हैं कि अलग अलग इलाकों में बाढ़ आ गई है। खासतौर से अगर हम सुमात्रा आइलैंड की बात करें तो इस आइलैंड पे सबसे ज्यादा इस वक्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सुमात्रा द्वीप में अब तक 180 से 200 लोगों की मौत की जानकारी है। कुल मिलाकर अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से 250 से ज्यादा की मौत हो गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ का प्रकोप कम जरूर हुआ है, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं और पिछले 1 हफ्ते में यहां पर बाढ़ और बारिश ने ऐसा कहर बरपाया जिसमें अब तक तकरीबन 82 लोगों की मौत हो गई है। इस भीषण बाढ़ की चपेट में आने की वजह से 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे घटता जा रहा है, हालांकि इसके बावजूद अभी भी शहर में चारों तरफ पानी का कब्जा है। पानी निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं, सड़कें पानी से सराबोर हैं। घरों के भीतर पानी दाखिल होने से लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। बाढ़ की वजह से बिजली, पानी की सप्लाई, सब कुछ ठप नजर आ रहा है। इससे स्थानीय लोग हैरान और परेशान हैं। तो ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं और बिल्डिंग्स का जो नीचे वाला इलाका है, ग्राउंड फ्लोर है, वो पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ स्थानों पर पानी थोड़ा उतरता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जो तबाही के निशान हैं वो जरूर देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियां क्षतिग्रस्त स्थिति में नजर आई और ये तस्वीरें आपके सामने, दुकान, मकान, सब कुछ इस वक्त पानी में समाया हुआ दिख रहा है। बोट का सहारा लिया जा रहा है और नाव के माध्यम से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ लोग तैरकर भी अपने आप को इस पानी से बचाते हुए, निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को किस प्रकार से ऊपरी मंजिल जो घर की है वहां से रेस्क्यू करते हुए रेस्क्यू टीम्स नजर आ रही हैं। और ये एरियल व्यू आप देख रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से ली गई तस्वीरें, जिसमें आपको कई इलाके पानी में डूबे हुए, क्षतिग्रस्त हुए नजर आएंगे। तो थाईलैंड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पर्यटकों से सराबोर रहने वाला थाईलैंड इस वक्त किस प्रकार से बाढ़ की मार झेल रहा है। थाईलैंड के ये वो आइलैंड है जहां पर भारी बारिश हुई है और इसकी वजह से लगातार जो पानी का बहाव है तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन अब धीरे धीरे पानी घट रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, बाढ़ की वजह से इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में त्राहिमाम मचा हुआ है। थाईलैंड के दक्षिणी इलाके में आई बाढ़ से 145 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इंडोनेशिया में 250 लोगों की सांसें बर्बादी की बाढ़ से थम गई। अलग है, लेकिन हालात एक हैं। तबाही की मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई भीषण बाढ़ ने दोनों देशों में शहर शहर कहर बरपा दिया है। आपके सामने इंडोनेशिया की तस्वीरें हैं।
जहां की सड़क पर सैलाब बहता दिखा। बिना ड्राइवर की भारी भरकम कार प्लास्टिक के खिलौने की तरह बहती चली गई। ऐसी एक कार नहीं, मकान, दुकान, सामान सब कुछ बह गया। नाव के जरिए जब रेस्क्यू टीम एक इलाके में पहुंची तो लोग पेड़ों पर लटककर अपनी जान बचाते देखे गए। इस वक्त बाढ़ग्रस्त इंडोनेशिया के जिस भी इलाके से आप गुजरेंगे, तबाही का ऐसा ही डरावना मंजर देखने को मिलेगा। इतिहास की सबसे भीषण तबाही में से एक थाईलैंड में अब पानी का डरावना स्तर कुछ कम होने लगा है, लेकिन अभी भी स्थिति बेकाबू है। घर टूट-फूट कर बर्बाद हो गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हवाई मुसीबत के बाद अब बात आसमानी आफत की हम कर लेते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में कहर बरपा रही है। यहां से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका में तूफान डिटवा की वजह से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। डिटवा तूफान लगातार तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान डिटवा से भारी तबाही और इसके कारण श्रीलंका में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तूफान डिटवा से तबाही देखने को मिल रही है। 14,000 से अधिक लोगों ने इमरजेंसी सेंटर्स में शरण ले रखी है। ये तस्वीरें आपके सामने, अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोग लापता हैं और कई हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि अपना घर बार सब छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर इमरजेंसी हाउसेज में शिफ्ट हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, सड़कें क्षतिग्रस्त और साथ ही जो आसपास पेड़ लगे हुए थे सब कुछ उखड़कर यहाँ वहाँ बिखरे हुए पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ये तबाही है और कितनी तेज हवाएं डिटवा तूफान के चलते चली होंगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गया, सड़क पर गिर गया और सड़क भी क्षतिग्रस्त स्थिति में नजर आई। पानी के तेज बहाव को, पानी के वेग को आप देख सकते हैं। जो भी आया पानी ने उसको अपने साथ बहा दिया। अब तक देखिए 80 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनको खोजने का, ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो बेडुला जिले में हुआ है और श्रीलंका के इस वक्त कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर हालात बिगड़ चुके हैं। नदियों का जलस्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। कई नदियां उस लेवल को पार कर चुकी हैं। कोलंबो समेत कई निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। अधिकांश ट्रेन सेवाएं भी रद्द कर दी गई है। तो देखिए, डिटवा तूफान की वजह से, जारी भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और यही वजह है कि इसकी चपेट में आने से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। सरकार के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि सबसे ज्यादा मौत बदुला और नुवारा इलाके में हुई है, जो राजधानी कोलंबो से करीब 300 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में लैंडस्लाइड के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ, जो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने, आफत, मुसीबत, भारी तबाही की ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया लोगों का, उनको बचाने का प्रयास किया गया। घर, गाड़ी, सब कुछ पानी में डूबा हुआ, बहता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 11 दिन में मूसलाधार बारिश यहां पर हुई है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता हैं। यह आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी कर दी है, यानी कि अभी भी जो मुसीबतें हैं वो श्रीलंका के लोगों के लिए कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है और ये सब कुछ हो रहा है तूफान डिटवा के कहर के कारण। और यही वजह है कि अलग अलग इलाकों में इस वक्त बाढ़ का पानी समाया हुआ है। पानी कैसे विकराल रूप ले चुका है उसकी तस्वीरें, एरियल व्यू आपके सामने। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ, समाया हुआ दिख रहा है। कई जो सड़कें हैं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों तक पहुंचने का काम जरूर रेस्क्यू टीम्स कर रही हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल यहां पर रेस्क्यू टीम्स को भी हो रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक बड़ी जानकारी, लाल किला धमाके से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। आतंकी डॉक्टर शाहीन के फ्लैट पर एनआईए की टीम पहुंची और आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से कुछ पैकेट्स मिले हैं। अलमारी से मिले पैकेट्स में 500 के नोट हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से
18,50,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। अलमारी में 300 ग्राम सोना, विदेशी करेंसी भी मिली है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली आतंकी डॉक्टर शाहीन से फ्लैट से नकदी, सोना और विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। लाल किला के सामने हुए कार धमाके के मामले की तफ्तीश लगातार एनआईए की टीम कर रही है और जब आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की टीम पहुंची तो शाहीन के फ्लैट से बड़ी मात्रा में कैश मिला है, सोना मिला है, विदेशी करेंसी बरामद हुई है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर शाहीन जांच में ज्यादा सहयोग नहीं कर रही है, लगातार जांच टीम को बरगलाने की कोशिश में भी जुटी हुई है। ऐसे में एनआईए हर तरफ जाकर हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल तो कर ही रही है, साथ ही नेटवर्क तलाश कर उन तक पहुंचने की भी कोशिश हो रही है। यही वजह रही कि एनआईए की टीम फ्लैट पर पहुंची और अलमारी से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान की, जहां के अजमेर में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। जहां बुलडोजर ने कई दुकानों के बाहर जो अवैध निर्माण किया गया था लोगों ने उसको गिराया गया। हालांकि कार्रवाई करने से पहले सभी दुकानों मकानों को नोटिस दे दिया गया था, लेकिन जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए। इस कार्रवाई को भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच किया गया। जब ये एक्शन हुआ पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दरअसल दिसंबर में अजमेर शरीफ दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन होना है और इसमें कई दिनों तक रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु अजमेर पहुंचेंगे। ऐसे में सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और उन अवैध निर्माण को गिराया भी जा रहा है जो कि यहां पर कुछ लोगों ने कब्जा करके बनाए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में हाई स्पीड में बाइक चलाना बाइक सवार के लिए जानलेवा साबित हुआ, जहां पर दो बाइकों की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई है। इस दर्दनाक एक्सीडेंट का पूरा सीसीटीवी वीडियो भी देखिए आप सामने आ गया है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि एक बाइक तेज रफ्तार से आती है, अचानक उसकी जो बाइक है अनियंत्रित हो जाती है और सामने से आ रही दूसरी बाइक से यह बाइक टकरा गई। इसके बाद मौके पर मौजूद लोग दोनों तरफ से दौड़कर आते हैं, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि एक बाइक सवार की यहां पर मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। सामने आई तस्वीर और मौके पर मौजूद अश्मिदियों की माने तो बाइक सवार तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था। रास्ते में थोड़ी फिसलन थी जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसका सर दूसरी बाइक के निचले हिस्से में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो वहीं यूपी के नोएडा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक ही एक चलती हुई कार में आग के शोले भड़कते हुए नजर आए। देखते ही देखते आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और इसे देखने वाले लोग सहम गए। हादसा सेक्टर 76 इलाके का है, जहां पर कार में लगी आग इतनी तेजी के साथ भड़की कि इसे देखने वाले लोग भी खौफजदा हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कार बीच सड़क पर धू धू कर जलती रही और कार में लगी आग की लपटें आसमान छूती हुई दिखाई दे रही हैं। वो तो गनीमत रही कि कार सवार लोग वक्त पर कार से बाहर निकल आए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। आग की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि जब तक आग को बुझाया जाता कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। जिस तरह चलती हुई कार में आग लगी है उससे इलाके में काफी देर तक हड़कंप मचा हुआ दिखाई दिया और ये तस्वीरें आपके सामने। ट्रैफिक को भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, लोग खौफजदा हो गए, आगे बढ़ने से यहां पर डरते हुए नजर आए। वही देखिए यूपी के जौनपुर में एक स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें सजा के नाम पर एक महिला शिक्षक बच्चों को थप्पड़ और डंडे से पीटती नजर आ रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आधे से ज्यादा बच्चों को सजा देने के लिए खड़ा किया हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक बच्चों को थप्पड़ मारा जा रहा है शिक्षिका की तरफ से, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब महिला शिक्षक बच्चों को डंडे से पीटने लगती है। ये वीडियो जौनपुर का बताया जा रहा है। जौनपुर के बदलापुर कस्बे के एक विद्यालय का है जिसमें शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है। अब बीएसएनएस स्कूल से महिला शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। ये महिला शिक्षक बेरहमी से डंडे से मारती हुई और हाथ से थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है और बुरी तरीके से बच्चों को पीटता हुआ ये जो वीडियो है वो भी सामने आया है। बात कर लेते रशिया की, जहां के ओरेनबर्ग इलाके में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। जी हां, जहां मिसाइल लॉन्च करते ही उसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई और उसके बाद ये मिसाइल जमीन पर वापस आ गिरी। मिसाइल गिरने के बाद तेज धमाका होता है जिससे लोग भी सहम गए।
तस्वीरें ऑरेंजबर्ग इलाके के यास्त्री रेंज की है, जहां पर रशिया अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा था। मिसाइल को लॉन्च करते ही ऊपर की ओर आगे बढ़ी और अचानक ही बेकाबू होती नजर आई। इसके बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद मिसाइल नीचे गिरने लगी। कुछ दूरी पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जहां पर मिसाइल के वापस जमीन पर गिरते ही तेज धमाका होता है और बारूदी शोले भड़कते हुए नजर आए। और आइए अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां के एम्मिगनूर तालुका में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो कार की आपस में टक्कर हो गई। यह दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी एम्मिगनूर तालुक के कोटेकल गांव के पास 2 कार आमने सामने से भिड़ जाती हैं। ये कार की हालत आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त स्थिति में नजर आ रही है। इतनी भयंकर थी कि ये कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन टैक्सी में सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी कार में मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में टायर दुकान में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। मामला पेट वजीराबाद इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर सुचित्रा सेंटर के पास ये भीषण आग लगी और सुबह सुबह टायर की दुकान में भीषण आग की लपटें उठती नजर आईं और इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल भी चारों तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भीषण आग को देखते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, आग को बुझाने की कोशिश की। आग इतनी भीषण थी कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बाद फौरन ही घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई और इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। वहीं जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक पूरी दुकान, उसमें रखा हुआ माल जलकर खाक हो गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर भीषण आग लगी है और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन इस दुकान के अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। टायर की ये दुकान बताई जा रही है, काफी सामान यहां पर रखा हुआ था, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो गया। हवाई सफर, सोलर रेडिएशन का डर और इस वजह से हवाई यात्रा करने वालों को आज और अगले कुछ दिन तक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, क्योंकि सोलर रेडिएशन के अलर्ट के चलते एयरबस के बेड़े वाली विमान कंपनियों की फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर सकेंगी। A320 विमानों को लेकर एयरबस ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि देश के 55% विमानों में अपग्रेडेशन का काम पूरा भी हो चुका है और सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद देश के बड़े एयरपोर्ट बेस पर यह अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये अपडेट सामने आ गया है कि 55% विमानों में जो अपडेट का काम करना था, सॉफ्टवेयर को जो अपडेट करना था, वो काम पूरा हो चुका है। देश के बड़े एयरपोर्ट बेस पर यह काम किया जा रहा है। ऊंचाई पर जब इंटेंस सोलर रेडिएशन यानी कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं, तो उसकी वजह से जो एयरबस 320 का जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो है वो कुछ तकनीकी खामियां आ गई, जिसके बाद जो है यूरोपियन EASA यानी कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की तरफ से भी जो है वो एयरबस 320 के परिवार के जितने भी विमान हैं दुनिया भर में, उन विमानों के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की बात जो है उसकी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई कल रात को। और जिसके बाद जो तमाम एयरलाइंस हैं भारत में भी, वो भी अब जो उनके पास उनकी फ्लीट में जो एयरबस A320 परिवार के विमान हैं उनका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट है वो भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि चाहे एयर इंडिया हो, इंडिगो हो या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, तमाम जो एयरलाइंस हैं वो जो है वो अपग्रेड कर रही हैं। लेकिन इस वक्त हम दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो इसका असर जो है वो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मॉर्निंग की फ़्लाइट्स हैं, जो सुबह की फ़्लाइट्स हैं, वो तो ज़्यादातर अपने टाइम पर हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने में अगर वक्त लगता है तो फिर दोपहर या दोपहर के बाद की जो फ़्लाइट्स हैं उनमें जो है वो देरी ज़रूर हो सकती है। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उसके 40% से ज़्यादा विमानों में जो सॉफ्टवेयर अपडेट की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। और साथ ही एयर इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोई फ्लाइट कैंसिलेशन जो है वो नहीं हुआ है।
तो देखिए, ये सोलर रेडिएशन का खतरा है जिसकी वजह से उड़ानों पर भी कहीं ना कहीं पहरा है। A320 विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा है। ऊंचाई पर सोलर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है। रेडिएशन से डेटा करप्ट होने का खतरा रहता है और डेटा करप्ट होने की वजह से सिस्टम में एरर आता है। A320 के एक विमान में दिक्कत आई थी। दरअसल हुआ यह कि जांच में कंप्यूटर स्विचिंग में गड़बड़ी पाई गई और रिपोर्ट आने के बाद एयरबस कंपनी ने यह बड़ा फैसला लिया। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। पुराने विमानों में हार्डवेयर भी बदला जाएगा। कुछ जो विमान पुराने हो चुके हैं उसमें हार्डवेयर भी बदला जाएगा। सिस्टम अपग्रेड करने तक उड़ानों पर रोक लगाने की ये फैसला लिया गया। A320 सीरीज के सभी विमान ग्राउंड किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिली है। ऐसे में मुंबई में भी सोलर रेडिएशन को लेकर एहतियात बरता जा रहा है और मुंबई एयरपोर्ट पर 26 एयरबस के विमान ग्राउंड पर है। मुंबई से संवाददाता दानिश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एयरबस A320 में एक गंभीर तकनीकी खामी पा गई है, जिसके कारण उन्हें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड के लिए रोका जा रहा है। यह खराबी ELAC फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर की स्विचिंग के दौरान हुई है। अभी जो हमें जानकारी मालूम पड़ रही है उसके लिए अभी 2 से 3 दिन ये सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए लगने वाले हैं। हम देख सकते हैं भारत में 300 से अधिक फ्लाइट ये A320 के हैं। तो अभी कितना देर ये फ्लाइट अपग्रेड में लगेगा ये देखना अत्यंत महत्व का रहेगा। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करते हैं। यहां पर एक मकान को बेचे जाने को लेकर बवाल हो गया और ये बवाल इतना बढ़ गया कि इलाके में तनाव की स्थितियां बन गई। पुलिस को बीच बचाव तक करना पड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मेरठ का थापर नगर का इलाका है और यहाँ स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में गुस्सा है। गुस्से की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस इलाके में एक पंजाबी परिवार ने अपना मकान एक मुस्लिम फैमिली को बेच दिया। जैसे ये बात स्थानीय लोगों को पता चली, हंगामा खड़ा हो गया। हालात ऐसे बने कि हिंदू संगठनों के साथ स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का तर्क है कि ये इलाका हिंदू बाहुल्य इलाका है और इस इलाके में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को नहीं रहने देंगे, लिहाजा मकान में ताला जड़ दिया गया। बवाल इतना बढ़ा कि पुलिस को दखल देना पड़ा और दोनों पक्षों से बातचीत के बाद मामले को सुलझाने का भरोसा पुलिस ने दिया है। तो वहीं राजस्थान के किशनगढ़ में नौसेना के जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। 30 नवंबर को उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन गांव और घर अब मातम में डूब गया है। जहां पर शादी के बैंड की आवाज होनी चाहिए थी, वहां पर पार्थिव शरीर को सलामी दी जा रही थी। जहां शादी की चहल पहल होती, उस गांव और घर में मातम पसरा हुआ है। नौसेना के जवान सरदार बैरवा गुरुवार की रात छोटा किशनगढ़ के लांबा गांव के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। 30 नवंबर को शादी थी और वे अपने दोस्त के साथ खरीदारी करके बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान बाइक को पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा अराई के छोटा लांबा गांव के पास गुरुवार रात को हुआ था। शुक्रवार को सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सेना के अधिकारियों के साथ हजारों ग्रामीणों ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। ग्रामीणों ने गांव के स्कूल और अस्पताल का नाम सरदार बैरवा के नाम पर रखने की मांग की है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं ओडिशा की। यहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। जहां के पुरी के पिपली में एक बेकाबू कार ने ऐसी टक्कर मारी कि 5 लोग घायल हो गए। कार अचानक आई और सबको रौंदते हुए चली गई। पलक झपकते ही बीच बाजार हाहाकार मच गया। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली इन तस्वीरों को देखिए। घटना दोपहर 12:30 बजे की है। सब कुछ सामान्य था। बाजार खुल चुका था, लोग खरीदारी में व्यस्त थे। तभी कार में बैठा शैतान तेजी से आया और उसके सामने जो कुछ भी आया उसको रौंदता चला गया। 2 बाइक और 5 लोगों को टक्कर मारने के बाद बेकाबू कार भी एक दुकान में जा घुसी।
कार की हालत देखिए, एक हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। कार जिस दुकान में घुसी वहां के हालात भी बेहद डरावने हैं। पुलिस जांच में जुटी है कि कहीं नशे में तो कार ड्राइवर कार नहीं चला रहा था। कार के अंदर से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। और आइए अब खबर आपको मध्य प्रदेश के रतलाम से बता देते हैं, जहां के स्कूल में हुई घटना से सभी शिक्षकों को सबक सीखने की जरूरत है। दरअसल निजी स्कूल के एक छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। मामला रतलाम के बोधी इंटरनेशनल स्कूल का बताया जा रहा है। यह भी बताया गया कि बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आया हुआ था। स्कूल प्रशासन का साफ साफ आदेश था कि बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं आ सकता, बच्चों के लिए मोबाइल अलाउ नहीं है। बच्चे के पास मोबाइल मिला तो प्रिंसिपल के सामने उसकी पेशी हुई और जहां प्रिंसिपल के सामने बच्चा गिड़गिड़ाता रहा और कान पकड़कर माफी मांगता रहा। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लेकिन उसके बाद भी उसके शिक्षक नहीं माने और बच्चे के माता पिता को स्कूल में बुलाने की बात कहते रहे। यहाँ पर वो सॉरी कहता हुआ, माफी मांगता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन I'm really sorry. From my parents, ma'am, please understand, please. Sorry, ma'am. Ma'am, please sorry. Ma'am, please sorry. Ma'am, please sorry, ma'am. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. Ma'am, please sorry. No sorry. Ma'am, please, ma'am, next time. तो बच्चे को आप सुन सकते हैं, वो बार बार कह रहा है कि प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट कॉल माय पेरेंट्स, यानी कि आप पेरेंट्स को मत बुलाइए, मेरी बात सुनिए, मैं माफी मांगता हूं। बार बार वो सॉरी कह रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो बार बार माता पिता को बुलाने की बात कहती है, जिसकी वजह से बच्चे में काफी डर भी है। बच्चा लगातार ये कह रहा है कि आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट कॉल माय पेरेंट्स। लेकिन उसके बाद भी शिक्षक नहीं मानते हैं, प्रिंसिपल नहीं मानती है। अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंबुज, ये वाकई दिल को झकझोर देने वाला मामला है कि एक छोटा सा बच्चा खुदकुशी की कोशिश करता है इस वजह से कि उसके पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा, शिकायत कर दी जाएगी, गिड़गिड़ाता है वो प्रिंसिपल के सामने, लेकिन टीचर्स, प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनते और फिर बच्चा ऐसा कदम उठा लेता है। जी, बेहद गंभीर और बेहद डराने वाला, विचलित करने वाला ये मामला है। स्कूल्स में कितनी स्ट्रिक्टनेस है और कितनी कमी है कि बच्चों की मानसिक स्थिति को जो शिक्षक हैं वो समझें। क्यों ये मामला एक मोबाइल लाने का मामला था। 8वीं क्लास का बच्चा था, बोधी इंटरनेशनल स्कूल रतलाम का। 2 दिन पहले जब वो स्कूल में मोबाइल लेकर के आया था तो उसे स्कूल टीचर ने डांट लगाई। उसके बाद जब प्रिंसिपल तक ये मामला पहुंचा तो प्रिंसिपल ने बच्चे के माँ बाप को स्कूल बुलाया। इस दौरान बच्चा लगातार कई बार 40 से 50 बार उसने सॉरी बोला और उसने बार बार मना किया कि उसके माता पिता को ना बुलाया जाए, उसे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन स्कूल प्रशासन नहीं माना, प्रिंसिपल नहीं मानी और जब लगातार इस तरीके से उसकी बात नहीं मानी गई, वो इतना घबरा गया बच्चा, उसकी मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी और आज बच्चा ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, अस्पताल में भर्ती है। हालांकि उसकी हालत अब सामान्य है पर 6 महीने से ज़्यादा का समय उसको ठीक होने में लगेगा, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी में बेहद गंभीर चोट आई है, उसकी बाकी हड्डियों में भी बहुत गंभीर चोट आई है। तो ये बेहद समाज को भी जगाने वाला और स्कूल्स में ख़ास तौर पर जो टीचर्स हैं वो बच्चों की मानसिक स्थिति को समझें, इस तरफ एक इशारा करने वाली ये पूरी घटना है। एक अलार्मिंग ये घटना है कि कम से कम जो स्टूडेंट्स के प्रति जितने तरीके से स्ट्रिक्टनेस ये स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं वो दिखाते हैं, कई बार बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसको समझने में असफल रहते हैं और इस तरीके का कदम कई बार स्टूडेंट्स उठा लेते हैं। और ये जो घटना है बेहद ही स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी तक? अभिभावकों की तरफ से कोई बयान आया है क्या सामने? जी, इस बच्चे के जो अभिभावक हैं अब वो अपने बच्चे का
के लिए न्याय चाहते हैं, वो भी उसकी मानसिक स्थिति को लेकर के बात कर रहे हैं। बार बार बच्चे पर प्रेशर डाला गया, बच्चा बार बार बहुत डरा हुआ था और बार बार जैसा कि मैंने बताया 40 से 50 बार वो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसने माफ़ी मांगी है, लेकिन उसके बाद भी ये दबाव बनाया गया कि नहीं, उसको अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर के ही आना होगा। और इसी दबाव में बच्चे ने अपने स्कूल की ही तीसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की है। तो ये बेहद गंभीर मामला है और अब बच्चे के जो माँ बाप हैं वो ये चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिले। और जिस तरीके का रवैया स्कूल की तरफ से रहा है, जिस तरीके का बिल्कुल टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो बेहद संवेदनशील होता है और ये टीचर्स की ड्यूटी होती है कि वो बच्चे की मेंटल स्थिति को समझे, वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता है और वो कितना टॉर्चर हो सकता है। इस बात से इस पूरी बात का अंदाजा टीचर्स को लगाना चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी और चूक, लापरवाही भी सामने आई है। अंबुजा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रतलाम के एसडीएम हैं आर्ची हरित, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले पर, वो भी सुन लेते हैं। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बच्चा जो है 8th क्लास में था, टीनेजर बच्चा था। ऐसा अभी हमें जो समझ में आ रहा है कि शायद वो फ़ोन लेके आया था स्कूल में, जिसके कारण प्रिंसिपल मैडम ने आज उनको यहाँ बुलाया था और उनके पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया था, जिसके कारण शायद बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और वो एकदम भागा और 3rd फ्लोर से वो कूद गया। अभी जो है उसका इलाज चल रहा है, उसकी अभी जो कंडीशन है वो स्टेबल है, इलाज चल रहा है। और अभी हमने जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त करी है उस अनुसार हम भी देखेंगे कि इसमें क्या घटनाक्रम, क्या रीज़न था, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना पता चला है बच्चा जो है नॉर्मल था, ऐसा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर उसका थोड़े दिन पहले तक तो नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। बाकी अभी जांच की जाएगी। एसडीएम की बाइट आप सुन रहे थे। ये एसडीएम का कहना है कि पूरी घटना को जब ये अंजाम दिया गया है, किस प्रकार से स्थितियां यहाँ पर बनी होगी। हालांकि पूरे मामले की यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है और जो स्कूल प्रशासन से है उससे भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इस बीच आप सोचिए उन अभिभावकों का क्या हाल हो रहा होगा जिनके बच्चे ने इस प्रकार का जो कदम उठाया है। वो सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद फैमिली की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी सुन लेते हैं। स्कूल में जब पहुंचा तब पता चला एकदम से कि वो गिर गया है, तो हम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। किस लिए बुलाया था स्कूल में, क्या बात कर रहे हैं? अब वो बात ही नहीं हो पाई ना, हम मेरे स्कूल से किस मैटर में बुलाया था ये बात ही नहीं हो पाई। अब वो हो सकता है कि कोई शिकायत हो या फिर अभी इसको 8 दिन बाद नेशनल खेलने जाना था तो वो बात हो, उसके लिए बुलाया उन लोगों ने। बच्चे ने कुछ मालूम तो पड़ा होगा कि ऐसी कोई स्थिति? अभी तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका शायद ये फ्रैक्चर हो गया है। मोबाइल का इस्तेमाल इस तरह की कोई अभी वो मेरी स्कूल में जाके कोई इस बात तो कुछ हुई नहीं कि वो मोबाइल ले गया था, किसी बात पे वो हुई है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अभी पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, एक्चुअली क्या हुआ क्या नहीं है। अभी जब वापस से अभी ये सेटल होने के बाद स्कूल में जाके बात करूँगा तब मुझे पता चले कि उन्होंने मुझे बुलाया था किस लिए, ये भी पता नहीं है। उसके बाद बच्चे से बात नहीं तो कुछ कितनी मंजिल से कुछ कूदा है सब ये बता रहे कूद गया स्कूल से। आप जब आपके पास फोन आया तब आपका मोबाइल का इस्तेमाल करना है, इस तरह की कोई बात? मोबाइल ले गया था स्कूल में, सब बता रहे हैं। तो वाकई ये जो घटना सामने आई है वो सबक है और यहाँ पर यह भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की मेंटल स्थिति क्या है, इसको ध्यान में रखकर ही आगे फैसले लिए जाने चाहिए। इस मामले पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की, जहां के नवादा में पर्यटकों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। आरोपी युवक वेस्ट बंगाल नंबर की जो गाड़ी है बिहार में दिखने के बाद भड़का हुआ था और मारपीट करने के साथ ही उसने पर्यटकों से रंगदारी के 1000 रुपए भी मांगे। बात होगा ना, दिख मत जाना इधर, अब ना आ मत जाना इधर, अब क्यों समझा? जहाँ WB ये सब दिखाना। क्या बोल रहा था? पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के रहने वाले बोधगया राजगीर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कार पर पश्चिम बंगाल का नंबर देखकर एक बाइक सवार ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और फिर रास्ते में उनकी कार को जबरन रोककर मारपीट की और 1000 रुपए की रंगदारी मांगी। सर कुछ प्लीज सर बाइक को पीछे से मारा है। सर नहीं सर पैसा निकालो 1000 रुपए, 1000 रुपए निकाल फटाक से। मारपीट की वजह से दिलीप को कई जगह चोटें आईं। उन्होंने हिम्मत नहीं खोई और अपना प्राथमिक इलाज कराया और फिर पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई।
बोध गया गए और उसके बाद इलाज कराए, फर्स्ट इलाज करवाए। उसके बाद आज उसके बाद में मेरा दीदी ने एक छोटा वीडियो क्लिप बनाया था उसी टाइम। अच्छा 28 तारीख है ना, तो आज 28 तारीख। तो कंप्लेन आप कब किए थे? आज किया सर। और आज ही अरेस्टिंग भी हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार कहती है कि बिहार में बेफिक्र घूमें, इधर बदमाश ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।